हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टुगेदर पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था शिक्षा के कुछ शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत व जनक के बारे में बात किया था, और हम आज भी कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत व जनक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? आप लोगों को शायद पता हो। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत हमारे विनय साहब हैं, विनय। ओके, और दूसरा है विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के उत्पादक कौन है? विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के उत्पादक विनय और साइमन को माना जाता है। ओके, विनय साइमन। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता अगर बात की जाए तो हमारी बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता की बात की जाए तो वो भी विनय को ही माना जाता है। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता हमारे विनय हो गए। एक हो गया कि एक खंड बुद्धि का सिद्धांत विनय हो गया, दूसरा हो गया विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के उत्पादक विनय साइमन हो गया, और बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता विनय को माना जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि विनय के बारे में, विनय मतलब बुद्धि के विषय में शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। कि जो विनय है बुद्धि के विषय में शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। विनय को बुद्धि के विषय में और एक ये बुद्धि के विषय में शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। जो विनय है, विनय ने बुद्धि की योग्यताओं का समुच्चय माना है। क्या माना है? विनय ने बुद्धि को योग्यताओं का समुच्चय माना है। विनय ने बुद्धि को योग्यताओं का समुच्चय माना है। योग्यताओं का समुच्चय माना है। योग्यताओं का समुच्चय माना है। ओके, और हम लोग बात करते हैं कि जो विनय है, विनय ने एक सिद्धांत और दिया है, मानसिक आयु का सिद्धांत। हम लोगों ने शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने कि विनय ने मानसिक आयु का सिद्धांत भी दिया है। और हम कुछ बात करते हैं कि मानसिक आयु का सिद्धांत जो विनय ने दिया है, और जो विलियम स्टर्न है, जो मानसिक आयु का जो कथन है वो विलियम स्टर्न ने दिया था। उसका सूत्र और कथन, जो उसका विधि के प्रतिपादक जो है विलियम स्टर्न माने जाते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि विधि जो है मानसिक आयु की या बुद्धि लब्धि कह लो कि जो उसके प्रतिपादक विलियम स्टर्न माने जाते हैं। विलियम स्टर्न। ओके, बुद्धि लब्धि विधि के जनक। विधि मतलब जो दी थी, ने दी, ऐसे लिख लो। और बुद्धि विधि और सूत्र भी दिया था इन्होंने। जो हम लोग ये बात करते हैं, ये जो सूत्र था IQ बराबर, IQ को बुद्धि लब्धि भी बोलते हैं। बुद्धि लब्धि IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु लिख लो। ये आयु हो गया मानसिक आयु बड़े वास्तविक आयु इंटू 100 हो गया। ओके, बुद्धि लब्धि वाला सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। ओके, अब हम लोगों को ये सीखना है कि मतलब ये निकालते कैसे हैं। एक्चुअली जो ये विलियम स्टर्न है, इसके विधि और सूत्र इन्होंने दिया था, लेकिन इन्होंने प्रयोग नहीं किया था। इस सूत्र का पहले प्रयोग टर्मन महोदय ने किया था। इस पर पहले प्रयोग बुद्धि लब्धि प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक टर्मन माने जाते हैं। टर्मन। ओके, टर्मन है जो बुद्धि लब्धि प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक माने, ऐसे लिख लो। बुद्धि लब्धि पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक टर्मन माने जाते हैं। प्रयोग। ओके, ऐसे लिख लो। ठीक, और हम ये भी सीख लेंगे आज कि बुद्धि लब्धि निकालते कैसे हैं। जैसे मान लिया जाए कि किसी विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने
मतलब स्टूडेंट लिख लेते हैं सारे अपने। और किसी स्टूडेंट ने, विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में 75 अंक प्राप्त किए और उसकी एज जो है, वास्तविक आयु उसकी जो है, रियल एज है उसकी, वो मान ली हम 15 वर्ष है, 15 ईयर है। ओके, उसकी जो वास्तविक आयु 15 वर्ष है। तो हम यहाँ पे ये जो हो गया, ये अब हम ये सोच रहे हैं कि ये 75 क्या होगा। 75 क्या है, उसकी जो IQ बुद्धि लब्धि है 75 की, उसने 75 अंक प्राप्त किए। और ये 15 ईयर क्या हो गया, ये उसकी वास्तविक आयु है। तो हम लोग इसमें मान रख लें 75 इक्वल्स टू मेंटल एज को हम M लिखे ले रहे हैं, और बाकी 15 हो गया इंटू 100। ठीक है, बाकी हम लोग काट भी ले रहे हैं। ओके, 5 से काट ले रहे हैं, इसको 5 से 20 बार चला जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा, और बाकी इसकी गुणा कर ले रहे हैं हम, और एक ये भी 5 से कट जाएगा। 5 चक्कू 20, 15 पना 75। ओके, और बाकी इसकी हम गुणा करके ले रहे हैं। 15 गुणे 3/4, इसकी मेंटल एज जितनी आ गई, मतलब 15 45/4, या इसको हम लगभग में काट ले रहे हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 25, इतनी लगभग आ गई, मतलब 11.25। हम लोगों ने ऐसे ही मान रखा है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर आ गया। अगर हम लोग कुछ बदल के रखें, तुम लोग को दशमलव हटा के बता दें, ये तो तुम लोग समझ नहीं पाओगे। अगर हम लोग यहाँ पे माने कि उसकी जो आयु है वो 16 वर्ष का है, बालक 16 वर्ष का बालक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो इस बार दशमलव में नहीं आएगा। ओके, दशमलव में नहीं आएगा। ये उसकी मेंटल एज हो गई अपान रियल एज, उसकी 16 हो गई इंटू 100। अब हम अगर 4 से काट रहे हैं, 4 चक्कू 16, 25 चक्कू 100। ओके, 4 चक्कू 16, 25 चक्कू 100 हो गया। अब 25 या 75 हो गया। बस पूरा कट गया। अब ये आप लोगों को समझने में इजी होगा थोड़ा। 4 या 12 हो गया, उसकी मेंटल एज 12 वर्ष आ गई। अरे ईयर लिख लो, ईयर हो गया। ओके, 12 वर्ष आ गए उसकी मानसिक आयु। अब यही अगर हम उल्टा करके देख लें कि उसकी बुद्धि लब्धि कैसे निकालेंगे, यही उल्टा करके आप लोगों को बता दे रहे हैं कि मान लिया उसकी जो मानसिक आयु है, उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है। मानसिक आयु 12 वर्ष हो गई, और उसकी वास्तविक आयु तो 16 वर्ष थी। रियल एज 16 वर्ष थी। अब बुद्धि लब्धि हम लोगों को निकालना है, जिसका प्रतिपादन टर्नर ने किया था। बुद्धि लब्धि प्रयोगात्मक बुद्धि लब्धि का जनक इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहले प्रयोग किया था इस पर। तो यहाँ से हम IQ निकालते हैं। बुद्धि लब्धि IQ बराबर हो गया मेंटल एज अपान रियल एज इंटू 100। अब हम लोग 4 से काट ले रहे हैं, कितना हो गया, 4 चक्कू 16 हो गया, 25 चक्कू 100 हो गया। ओके, 4 चक्कू 16, 25 चक्कू 100, और 4 से ये 12 कट जाएगा, 4 3 12 हो गया, 4 3 12, तो 25 3 75 आ गई इसकी बुद्धि लब्धि जो है 75 आ गई। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, हम थोड़ा आगे जा रहे हैं। नोट कर लीजिए। चलो, अगर बाद में नोट करना हो तो बाद में पॉज करके नोट भी कर सकते हो। चलो, हम आगे बता रहे हैं कुछ। अब यहाँ से जो हम ज्ञात करते हैं कि अगर उसकी बुद्धि लब्धि मान लीजिए, अगर बुद्धि लब्धि 90 से 109 मान लीजिए, इसके बीच में आती है, इससे प्लस और यहाँ पे माइनस, मतलब इतने तक आती है अगर, तो उसको सामान्य बुद्धि वाला बालक माना जाएगा। सामान्य बुद्धि वाला बालक माना जाएगा। ओके, और बात करते हैं कि अगर मतलब 110 से 1
to 9 तक अगर हो तो इसको सुपीरियर माना जाएगा। सुपीरियर बोले तो उत्कृष्ट जिसको बोलते हैं, सुपीरियर, सुपीरियर, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। ओके। और इसके ऊपर अगर देखा जाए तो 1 to 9 से अगर देखा जाए कि 149 तक, ये वेरी सुपीरियर होगा, वेरी सुपीरियर, वेरी सुपीरियर। ओके। अब कह दो कि 150 से जो प्लस होगा वो प्रतिभाशाली में आएगा, प्रतिभा, ये प्रतिभाशाली हो गया। ओके। जो वेरी सुपीरियर है आप लोग समझ नहीं पाओगे तो इसको प्रखर बुद्धि बोलते हैं, प्रखर, प्रखर बुद्धि, ये तो प्रखर बुद्धि हो गया। ओके। अगर 90 से 109 के बीच में हो तो सामान्य बुद्धि माना जाएगा। ओके। और 90 से अगर मतलब 110 से 129 तक सुपीरियर मतलब उत्कृष्ट बुद्धि माना जाएगा। अगर उससे ऊपर हो मतलब 1 to 9 से 129 से अगर 49 तक हो तो उसको वेरी सुपीरियर मतलब उत्कृष्ट बुद्धि, प्रखर बुद्धि माना जाएगा, उत्कृष्ट नहीं प्रखर बुद्धि माना जाएगा। और बाकी अगर 150 मतलब 150 से ऊपर अगर हो तो उसको प्रतिभाशाली मानते हैं। अगर इसके नीचे बात की जाए तो 8-9 से अगर 70 तक बात की जाए, 8-9 से 80 तक बात की जाए तो ये मंद बुद्धि होता है, मंद बुद्धि। और इससे अगर नीचे एक और आ जाए स्टेप नीचे मतलब 7-9 से 70 तो ये हो गया जिसको जड़ बुद्धि बोलते हैं, जड़ बुद्धि। इससे नीचे जड़ बुद्धि होता है। और आप लोगों को अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, ये 7-9 से 70 जड़ बुद्धि, 8-9 से 80 मंद बुद्धि, और 90 से 109 सामान्य बुद्धि, और 110 से 1 to 9 सुपीरियर, सुपीरियर मतलब उत्कृष्ट बुद्धि, और 1 to 9 से 149 वेरी सुपीरियर मतलब प्रखर बुद्धि। और 150 से ऊपर जो होते हैं वो प्रतिभाशाली आते हैं, वो बहुत जो ज़्यादा ही मतलब वेरी सुपीरियर से भी जो ऊपर हो उसको प्रतिभाशाली बोलते हैं। ठीक है। आप लोगों को नोट करना तो नोट कर लीजिए। चलो हम आगे बात करते हैं। तो ये भी मिटा दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे बहुखंड या बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत। बहुखंड या बहुकारक बुद्धि के सिद्धांत के जनक किसको माना जाता है? बहुकारक, बहुखंड या बहुकारक, जिसको मल्टी फैक्टर बोलते हैं, मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी के जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है, थॉर्नडाइक। ओके। थॉर्नडाइक को माना जाता है मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी के जनक, मतलब मल्टी फैक्टर थ्योरी के जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है। बहुखंड या बहुबुद्धि के सिद्धांत के जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है। अब हम बात करते हैं, एक हम लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि मल्टी एक फैक्टर होता है, एक मल्टी इंटेलिजेंस होता है, तो इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो हम आपको ये भी लिखे दे रहे हैं कि मल्टी इंटेलिजेंस किसकी है, मतलब इसके जनक कौन है मल्टी इंटेलिजेंस के, मल्टी इंटेलिजेंस, जिसको हम बहुबुद्धि बोलते हैं, बहुबुद्धि, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक, इसके जनक हार्वर्ड गार्डनर को माना जाता है। ओके। हार्वर्ड गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर। ओके। आप लोग नोट कर लीजिए, हार्वर्ड गार्डनर हो गया। ओके। और इसमें हम लोग का थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि मल्टी जो फैक्टर थ्योरी के जनक थॉर्नडाइक माना जाता है। मल्टी फैक्टर मतलब बहुखंड या बहुकारक बुद्धि इसको बोलते हैं, मल्टी फैक्टर को बहुखंड या बहुकारक बोलते हैं, तो इसको इसके जनक थॉर्नडाइक है। और मल्टी इंटेलिजेंस जो है उसके हार्वर्ड गार्डनर को माना जाता है। इन्होंने कई जो बहुबुद्धि बताया, कई
कई पार्ट भी बताए इन्होंने कि कई प्रकार की होती हैं बुद्धियाँ, तो वो हम आगे चर्चा करेंगे बाद में। तो ये जो बहुखंड बुद्धि हो गया, बहुखंड या बहुकारक बुद्धि के सिद्धांत हमारे खंडाइक हो गए। और ये बात करेंगे ये दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। अब हम लोग बात करेंगे कि दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। तो दो खंड बुद्धि का सिद्धांत हमारे स्पीयरमैन महोदय ने दिया। स्पीयरमैन, ओके, इनको स्पीयरमैन बोलते हैं, स्पीयरमैन हो गए। और ये दूसरा बात करते हैं, तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। ये भी स्पीयरमैन ने दिया। बाद में इनको याद आया थोड़ा, तो अभी बताएंगे आप लोगों को थोड़ा क्लियर में। स्पीयरमैन तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ही ने दिया। अब हम बात करते हैं इनके दो फैक्टर कौन कौन से हैं। इनका एक फैक्टर था कि जी फैक्टर, मतलब एक इन्होंने बताया था जी फैक्टर, और इन्होंने दूसरा बताया था एस फैक्टर। जी फैक्टर, एस फैक्टर, दो हो गए इनके। जी फैक्टर को जनरल बोलते हैं, जनरल एबिलिटी, इसको स्पेसिफिक एबिलिटी, इसको जनरल एबिलिटी, इसको स्पेसिफिक एबिलिटी बोलते हैं। ओके, अब आप लोग सोच रहे हो कि ये जो जनरल एबिलिटी स्पेसिफिक एबिलिटी में अंतर क्या है। जनरल एबिलिटी जो मतलब इसको बोलते हैं सामान्य बुद्धि, इसको विशिष्ट बुद्धि बोलते हैं। ओके, इसको सामान्य बुद्धि, इसको विशिष्ट बुद्धि, सामान्य बुद्धि, इसको विशिष्ट बुद्धि। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये सामान्य विशिष्ट है क्या। सामान्य बोले तो जो सामान्य लोगों में सभी में बराबर पाई जाए, वो सामान्य बुद्धि होती है। कि जैसे मतलब बच्चा पैदा हुआ शैशवावस्था में होता है, तो उसमें जो बुद्धि पाई जाती है वो जन्म से समान जो हो उसको सामान्य बुद्धि बोलते हैं। जो विशिष्ट बुद्धि होता है, विशिष्ट बुद्धि जैसे कोई प्रतिभाशाली बालक होता है, कोई उत्कृष्ट बालक होता है, कोई प्रखर बुद्धि वाला होता है, तो वो विशिष्ट बुद्धि होती है, उसको विशिष्ट बुद्धि बोलते हैं। ठीक है। और स्पीयरमैन ने यहाँ पे तो ऐसे बता दिया कि मतलब सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, दो ही बुद्धियाँ होती हैं। इसीलिए इनका दो खंड बुद्धि का सिद्धांत, एक जनरल एबिलिटी होता है, एक स्पेसिफिक एबिलिटी होता है। इसके बाद इन्होंने मतलब थोड़ा दिमाग लगाया, तो उसके बाद इन्होंने एक और बुद्धि का सिद्धांत दिया, तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत। इन्होंने तीसरा खंड भी एक और इसमें जोड़ दिया, उसको हम बात करें, उसको एक और जोड़ दिया कि बुद्धि के तीन खंड होते हैं। तीन खंड में किसको जोड़ा, समूह बुद्धि को जोड़ दिया इन्होंने। ग्रुप फैक्टर बोलते हैं समूह बुद्धि को। समूह बुद्धि जोड़ दिया, ग्रुप फैक्टर जोड़ दिया। ठीक है, समूह बुद्धि हो गया। ओके, और हम बात करते हैं 7वें नंबर की, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन को माना जाता है। स्पीयरमैन ये भी हो गया। आप लोगों को ये तो समझ में आ गया, इनका एक ये भी सिद्धांत है, स्पीयरमैन का ही है। बुद्धि का द्वैशक्ति सिद्धांत स्पीयरमैन का ही है। स्पीयरमैन, बुद्धि का द्वैशक्ति सिद्धांत स्पीयरमैन का हो गया। अब हम समझते हैं कि दो ये इनके जो तीन सिद्धांत हैं, एक दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन का हो गया, और ये तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन का हो गया, और ये सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के उत्पादक स्पीयरमैन हो गए, और ये बुद्धि का द्वैशक्ति सिद्धांत ये भी स्पीयरमैन का हो गया। इसमें
दो खंड बुद्धि के सिद्धांत में इस पे मैंने बताया कि बुद्धि के दो कारक होते हैं, एक जी फैक्टर, एक एक्स फैक्टर, मतलब एक सामान्य बुद्धि, सामान्य योग्यता, एक स्पेसिफिक बुद्धि। सामान्य जो सब में समान पाई जाए, विशिष्ट बुद्धि जो होती है अलग अलग सब में पाई जाए वो विशिष्ट बुद्धि मानी जाती है। अब इसमें मतलब ये जो तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत है ये भी इस पेड़ में नहीं दिया था, इसमें बाद में इन्होंने सोचा विचारा और अपना तीसरा एक और इसमें जोड़ दिया, एक फैक्टर जोड़ दिया कि एक समूह बुद्धि जिसको ग्रुप फैक्टर बोलते हैं, ग्रुप फैक्टर इसमें जोड़ दिया। तो ये तीसरा वाला हो गया कि जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर और ग्रुप फैक्टर, तीन हो गए इसमें। तो इसे तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। ये भी स्पेयरमैन का हो गया। इसमें आप लोग इसको मिला के फिर लिखेंगे तो तीन हो जाएंगे। ओके, सामान्य व विशिष्ट बुद्धि के उत्पादक, सामान्य व विशिष्ट तत्वों की बुद्धि के उत्पादक स्पेयरमैन हो गए। बुद्धि का द्वैत सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया था। ठीक है, हम लोग इतना बात कर चुके हैं और अगले नंबर पे आते हैं हम लोग 9 नंबर पे। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने हमारे दिया था। ओके, गिलफोर्ड महोदय ने, गिलफोर्ड। अब त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। बुद्धि का संरचना सिद्धांत ये भी गिलफोर्ड ने दिया था। ठीक, हम लोग दो बात कर चुके हैं, त्रिआयामी और बुद्धि संरचना सिद्धांत। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड हो गया, बुद्धि संरचना सिद्धांत ये भी गिलफोर्ड हो गया। अब हम बात करते हैं कि गिलफोर्ड ने ये जो दिया है इसके बारे में कुछ बात करते हैं, त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत है क्या। जो गिलफोर्ड थे उन्होंने डिब्बे के आकार का एक मॉडल लिया, डिब्बे का आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया और जिसमें हमें बताया कि जिसे इन्होंने बुद्धि का संरचना मॉडल कहा है। एक डिब्बे के आकार का एक मॉडल लिया, मतलब मॉडल प्रस्तुत किया और बताया, इससे बताया कि बुद्धि का सूचना मॉडल है ये, इसे बुद्धि का सूचना मॉडल कहा है। मतलब जैसे मान लीजिए एक डिब्बा है, डिब्बे का आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया और जिसे बुद्धि का सूचना मॉडल कहते हैं। ओके, सूचना मॉडल के बारे में आप बात करेंगे तो थोड़ा मिटा लें। अब हम ये जानेंगे कि इनका जो डिब्बे के आकार का जो इन्होंने दिया था, ये त्रिआयामी सिद्धांत जो डिब्बे का मॉडल प्रस्तुत किया और इन्होंने इसे सूचना मॉडल का नाम दे दिया। तो ये क्या होता है हम लोग बात करेंगे। जैसे हम लोग एक घन बनाते हैं, घन जानते हो, क्यूब होता है, क्यूब बनाते हैं। जैसे क्यूब तो होता है, डिब्बा क्यूब होता है ना, तो क्यूब हो गया। ओके, एक ऐसे घन बनाते हैं, ये डिब्बे का आकार का एक मॉडल हो गया और इसमें हम लोग ऐसे मिलाते हैं। ओके, अब लो देखो डिब्बा बन गया। ये हमारा डिब्बा तैयार हो गया। ओके, जो ये इन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था, इन्होंने एक डिब्बे के आकार का मॉडल प्रस्तुत किया, इसे ही बुद्धि का सूचना मॉडल इन्होंने कह दिया कि ये जो डिब्बे का मॉडल है इसे ही बुद्धि का सूचना मॉडल कह दिया। तो इनके त्रिआयामी मतलब 3 आयाम तो दिए हो गए ना इन्होंने, तभी त्रिआयामी बोला जाता है इसको। तो इनके तीन आयाम ये हैं, जैसे सुन लीजिए। एक हो गया विषय वस्तु, जिसको कंटेंट बोलते हैं इंग्लिश में, कंटेंट हो गया। ठीक, दूसरा एक विषय वस्तु हो गया, दूसरा संक्रिया, ऑपरेशन जिसको बोलते हैं संक्रिया, और तीसरा हो गया उत्पाद जिसको परिणाम भी बोलते हैं, परिणाम। एक हो गया विषय वस्तु, संक्रिया और परिणाम, मतलब उत्पाद या परिणाम, इसको ऑपरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। थोड़ा ये होता है ना कि हम लोग इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा, तो इसलिए बता रहे हैं आपको। ऑपरेशन होता है
ये परिणाम मतलब रिजल्ट होता है, इसको बोलते हैं। या उत्पाद को प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, प्रोडक्ट लिख लीजिए आप, प्रोडक्ट। ओके, तो अब हम लोग इसको इसमें दर्शाते कैसे हैं, जो डिब्बे का मॉडल है इसमें कैसे दर्शाया इन्होंने, तो ये हम लोग बात कर ले रहे हैं। जैसे इन्होंने इसको 3 भागों में बांट दिया, क्योंकि ये 4 पार्ट होते हैं इसके, अब इसके 5 पार्ट होते हैं, और इसके जो उत्पाद होता है प्रोडक्ट, इसके 6 पार्ट होते हैं। तो 4, 5, 6, अगर हम इसमें 3 संरचना खींचने के लिए हमें अगर हमें 4 डिब्बों को दर्शाना है तो पहले इसमें 3 खींचना पड़ेगा ना हमको, 1, 2, 3, तो 4 पार्ट हो गए। देखो अब हम लोग विषय वस्तु को आराम से इसमें दर्शा लेंगे। ओके, तो 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर हो गया। ओके, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 हो गया। ये जो विषय वस्तु है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर हो गया। ओके, इसको बोलते हैं आकार, इसको बोलते हैं संकेत, और इसको शाब्दिक, अब 4 नंबर को व्यवहारिक। ओके, आकार, एक आकार, शाब्दिक और व्यवहारिक हो गया। आकार, शाब्दिक, व्यवहारिक हो गया। हम लोगों ने ये जान लिया कि विषय वस्तु के 4 प्रकार होते हैं, आकार, संकेत, शाब्दिक, व्यवहारिक। और हम संक्रिया के बारे में बात करें, ऑपरेशन के बारे में बात करें, इसके 5 खंड होते हैं। तो 5 खंड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा ना इसको, 4 पार्ट में, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 हो गया, एक और बना ले, 5 हो गया। ओके, अब इनको आगे बढ़ा दें हम, उससे कोई मतलब ही है नहीं, ये हमारे 4 पार्ट हो गए इसके, जैसे 1, 2, 3, 4, ये 5 हो गए। अब हम जानेंगे कि संक्रिया के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। संक्रिया के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जैसे एक मूल्यांकन आता है इसके अंतर्गत, एक मूल्यांकन आता है, मूल्यांकन हो गया। एक अभिसारी चिंतन आता है, एक पहला मूल्यांकन हो गया, दूसरा अभिसारी, इसको भी मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लिया होगा शायद, थोड़ा बड़ा बड़ा ही लिख दें। एक मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अपसारी चिंतन, एक अपसारी चिंतन हो गया। चौथा हो गया जिसको स्मृति बोलते हैं, याद करना, जिसको हम लोग याद करते हैं, स्मृति, याद करना हो गया, स्मृति हो गया, याद करना। ओके, और नंबर 5 हो गया, स्मृति, याद करना हो गया, और दूसरा संज्ञान हो गया, 5वां नंबर संज्ञान हो गया, संज्ञान। ठीक, हम लोगों ने इसका 5 पार्ट जान लिया, एक मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति, जिसको याद करना बोलते हैं, एक संज्ञान हो गया। चलो, इसके तो हम लोगों ने 5 पार्ट पढ़ लिए। ये विषय वस्तु हमारा कंप्लीट हो गया और संक्रिया कंप्लीट हो गई। अब बचा है उत्पाद हमारा, उत्पाद जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं, इसके 6 पार्ट होते हैं। अब 6, इसमें अगर 6 पार्ट में तोड़ना पड़े हमें, तो ये तुम जैसे ऐसे बना ले रहे हैं, इसको उसके सामने सामने मिला दें, उसमें हमने कुछ नहीं किया, इसको तो मिला दिया। ठीक है, अगर हमें 6 पार्ट में तोड़ना है इसको, तो लगभग इसके 5 पार्ट तो करने पड़ेंगे ना। 5 पार्ट अगर कर दिए तो 6 पार्ट में टूट जाएगा, तो इसको 5 पार्ट करो इसके। 1 हो गया, 2, 3, 4, एक 5 हो गया। किसी जो घन होता है, क्यूब होता है, उसको अगर 5 पार्ट में तोड़ोगे
तो उसके 6 खंड हो जाएंगे, तो हमें 6 खंड बनाने हैं, समझ गए। अब इसके 6, इसको आगे बढ़ा दो, 1 2 3 4 5 हो गया, 6 खंड हो गया इसके। हम लोग बात करते हैं इसके 6 खंड हो गया, 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया। अब इनके बारे में बात, जो उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, इनके इनके जो एग्जाम्पल हैं क्या क्या आते हैं इनमें, जैसे इसमें आता है एक इकाई, इसमें एक वर्ग, इसका संबंध, इकाई वर्ग, इसका एक इकाई हो गया, एक वर्ग हो गया, एक संबंध हो गया, इकाई वर्ग और तीसरा संबंध हो गया। और अगला आता है पद्धतियां, ओके। एक पद्धतियां हो गया, एक रूपांतरण हो गया, एक पद्धतियां, दूसरा रूपांतरण हो गया। ऐसे से हम लोग मिला लें, रूपांतरण, ठीक है। इकाई वर्ग संबंध पद्धतियां रूपांतरण। अगला एक बचा है प्रयोग, जो यूज होता है, नहीं, प्रयोग, ओके। तो हम लोगों ने ये डिब्बे आकार जो इन्होंने मॉडल दिया था, और जो डिब्बे का आकार मॉडल प्रस्तुत किया, इससे ही मतलब जिसे बुद्धि का संरचना मॉडल इन्होंने कहा, जो डिब्बे का आकार का मॉडल हम लोग देख रहे हैं, इसे ही इन्होंने बुद्धि का संरचना मॉडल कहा। तो इसके इसके बारे में हम लोग जानेंगे। त्रियामी सिद्धांत, इसके 3 खंड होते हैं, जैसे एक विषय वस्तु, संक्रिया, एक उत्पाद होता है। एक विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद हो गया, ठीक है। अब बुद्धि का संरचना सिद्धांत, इसे भी गिलफोर्ड ने दिया था, ओके। और ये जो ये डिब्बा है, एक हमारा क्यूब है, क्यूब जिसको घन बोलते हैं, हाँ। ये मतलब एक डिब्बा जो होता है क्यूब के आकार का होता है, इसलिए बोलते हैं, क्यूब ही बना दिया हम लोगों ने, ओके। और बाकी विषय वस्तु जो होता है, इसके 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट कौन कौन होते हैं, जैसे आकार, संकेत, शाब्दिक, व्यवहारिक। आकार, संकेत, शाब्दिक, व्यवहारिक, ओके। और विषय वस्तु संक्रिया हो गया, संक्रिया जिसको ऑपरेशन बोलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे विषय वस्तु क्या होता है। हम जो स्मरण, जो हमारी शक्ति होती है, स्मरण के लिए जिस सामग्री का प्रयोग करते हैं, स्मरण के लिए जिस सामग्री का प्रयोग करते हैं, उसे विषय वस्तु बोलते हैं। आप लोग ध्यान रखना, स्मरण के लिए जिस सामग्री का प्रयोग करते हैं, उसे विषय वस्तु बोलते हैं। और ये जो संक्रिया ऑपरेशन है, स्मरण के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, उसको संक्रिया कहते हैं, संक्रिया या ऑपरेशन बोलते हैं। विषय वस्तु को मतलब स्मरण को याद करने की, मतलब स्मरण के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, उसे ऑपरेशन बोलते हैं, ऑपरेशन या संक्रिया बोलते हैं। और बचा हमारा उत्पाद या परिणाम। समस्या के समाधान में, उत्पाद के बारे में बता रहे हैं आपको, समस्या के समाधान में हमें जिस सूचना, मतलब समस्या के समाधान में हमें जो सूचना प्राप्त होती है, उसको उत्पाद बोलते हैं। अगर हम लोग समस्या के समाधान करते हैं, तो उसमें जो हमें सूचना प्राप्त होती है, उसे परिणाम बोलते हैं या उत्पाद बोलते हैं, ओके। तो हम लोग विषय वस्तु के 4 पार्ट होते हैं, आकार, संकेत, शाब्दिक, व्यवहार, ओके। आकार, संकेत, शाब्दिक, व्यवहारिक। और संक्रिया के 5 पार्ट होते हैं, मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति, याद करना, या संज्ञान। इसके 5 पार्ट हो गया, इसके 6 पार्ट हो गया। 6 पार्ट कौन कौन होते हैं हम लोग बात करें, जैसे इकाई वर्ग संबंध, 3 का जोड़ा बना लो। इकाई वर्ग संबंध, पद्धतियां, रूपांतर, प्रयोग। इकाई वर्ग संबंध, पद्धतियां, रूपांतरण, प्रयोग, ओके। इकाई वर्ग संबंध, पद्धतियां, रूपांतरण, प्रयोग। चलो फिर हम थोड़ा साफ कर देते हैं।
अब हम चर्चा करते हैं अपने अगले समूह बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि समूह बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। समूह बुद्धि का सिद्धांत हमारे थर्स्टन महोदय ने दिया है। थर्स्टन महोदय ने समूह बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन महोदय ने दिया है। थर्स्टन ओके। हम समूह बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन महोदय ने दिया था। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, आगे बात कर लेते थोड़ा। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के उत्पादक, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक, युग्म तुलनात्मक निर्णय के प्रतिपादक, ये भी थर्स्टन को ही माना जाता है। थर्स्टन हो गया ओके। युग्म तुलनात्मक निर्णय उत्पादक थर्स्टन हो गया ओके। और ये समूह बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन का है। समूह बुद्धि मतलब जो बुद्धि का समूह होता है, बुद्धि एक समूह के रूप में होती है, तो उन्होंने ये बताया था कि समूह बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन हो गया। तुलनात्मक युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के उत्पादक थर्स्टन हो गया। और एक चर्चा कर रहे हैं क्रमबद्ध अंतराल विधि के उत्पादक। क्रमबद्ध अंतराल विधि के उत्पादक ये भी थर्स्टन ही है हमारे। थर्स्टन हो गया। और अगले बात करते हैं समदृष्टि अंतराल विधि के उत्पादक। समदृष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक ये भी थर्स्टन ही है। थर्स्टन ओके। समदृष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक ये थर्स्टन ही है ओके। और हम कुछ बात करें कि ये समूह बुद्धि का सिद्धांत क्या है थर्स्टन का। थर्स्टन ने कहा था कि इन लोगों ने जो ये एक खंड दो खंड, एक खंड दो खंड, तीन खंड इन्होंने बताया है, तो इनको सबको इन्होंने खारिज कर दिया। इन्होंने इनके जो तीनों सिद्धांत दिए गए थे, एक खंड का सिद्धांत किसने दिया था, बेने ने दिया था। और दो खंड स्पीयरमैन ने, तीन खंड स्पीयरमैन ने दिया था। इन्होंने सबके खारिज कर दिया। इन्होंने जी फैक्टर को भी मतलब एस फैक्टर को जी फैक्टर को भी खारिज कर दिया और एस फैक्टर को भी खारिज कर दिया। इसको भी खारिज कर दिया, इसको भी खारिज कर दिया। इन्होंने जी फैक्टर एस फैक्टर को खारिज करके इन्होंने कहा कि कारक विश्लेषण प्रणाली के आधार पर इन्होंने एक समूह बुद्धि का सिद्धांत दिया। कारक विश्लेषण प्रणाली के आधार पर इन्होंने समूह बुद्धि का सिद्धांत दिया। और कारक विश्लेषण प्रणाली, कारक विश्लेषण प्रणाली के आधार पर कारक विश्लेषण के प्रणाली के आधार पर इन्होंने ये समूह कारक सिद्धांत दिया था। कारक विश्लेषण प्रणाली के आधार पर ओके। इसमें इन्होंने इसमें इन्होंने अनेक मानसिक योग्यताओं को बताया। इसमें कहा है इन्होंने कि मतलब ना तो बुद्धि जो होती है दो कारक होती, ना तो तीन कारक होती, ना तो चार, मतलब ना तो एक कारक होती, ना तो दो कारक होती है, ना तो तीन कारक होती है। तो इन्हें सबको खारिज करके कारक विश्लेषण के आधार पर इन्होंने कहा कि जो बुद्धि होती है बुद्धि अनेक मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी होती है। बुद्धि अनेक मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी होती है। इन्होंने कहा था पॉइंट कि बुद्धि अनेक मानसिक योग्यताओं, थोड़ा राइटिंग सही नहीं आ रही, बस ऐसे आप लोग समझते जाइए। बुद्धि अनेक मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी है, से मिलकर बनी है ओके। बुद्धि अनेक मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी है, जिसमें इन्होंने 7 मानसिक योग्यताएं बताई है। इसमें इन्होंने 7 मानसिक योग्यताएं बताई है। 7 मानसिक योग्यताएं, मानसिक योग्यताएं इन्होंने 7 मानसिक योग्यताएं बताई है। अब हम लोग ये चर्चा करेंगे कि 7 मानसिक योग्यताएं कौन कौन सी हैं। इन्होंने इसको सबको खारिज कर दिया कि मतलब एक खंड बुद्धि का सिद्धांत विनय का था, उसको खारिज कर दिया। और दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन का था, उसको खारिज कर दिया। स्पीयरमैन ओके। दो खंड का बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन का था, इसको खारिज कर दिया। इन्होंने फिर याद मतलब संज्ञान में लाकर तीसरा सिद्धांत दिया था एक, मतलब
तीन तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पेयरमैन मैंने दिया था, इन्होंने इसको भी खारिज कर दिया। और उसके आधार पर कारक विश्लेषण प्रणाली के आधार पर इन्होंने कहा कि बुद्धि अनेक मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी है, और जिसमें इन्होंने 7 मानसिक योग्यताएं बताई है, 7 मानसिक योग्यताएं बताई है। ओके, इसमें हम लोग बात करते हैं 7 मानसिक योग्यताएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, नंबर 1 प्रेक्षण योग्यता, प्रेक्षण योग्यता, प्रेक्षण योग्यता। ओके, नंबर 2 प्रेक्षण योग्यता, नंबर 2 आंकिक योग्यता, आंकिक योग्यता, प्रेक्षण योग्यता, आंकिक योग्यता। ओके, और तीसरी हो गई शाब्दिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, प्रेक्षण योग्यता, आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता। चौथी है प्रेक्षण, आंकिक, शाब्दिक, और चौथी है वाक योग्यता, वाक योग्यता। प्रेक्षण योग्यता, आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, वाक योग्यता। फिर पांचवी है स्मरण योग्यता, स्मरण, स्मरण योग्यता। ओके, प्रेक्षण योग्यता, आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, वाक योग्यता, स्मरण योग्यता, और छठवीं तर्क योग्यता, तर्क करने की योग्यता भी होती है, तर्क योग्यता। ओके, प्रेक्षण योग्यता, आंकिक योग्यता, शाब्दिक हो गया, वाक योग्यता हो गया, स्मरण हो गया, तर्क हो गया, और आगे पर्यवेक्षण योग्यता, एक पर्यवेक्षण योग्यता जो उनकी 7वीं योग्यता है, पर्यवेक्षण योग्यता। सातवीं जो योग्यता इन्होंने दी थी पर्यवेक्षण योग्यता, पर्यवेक्षण योग्यता। ओके, प्रेक्षण, आंकिक, शाब्दिक, वाक, स्मरण, तर्क, पर्यवेक्षण योग्यता। ओके, ये 7 आप लोग नोट कर लेंगे। ओके, और एक यहाँ पे नोट करके एक लोग लिख लेना, मतलब हम आप लोगों को ये मिटा देना। ओके, यहाँ पर आप लोग नोट करके लिख लेना। हाँ, जो इनका समूह बुद्धि का सिद्धांत जो थर्स्टन का था, समूह बुद्धि का सिद्धांत, इसके बारे में एक नोट करके लिख लो कि जो इनका सिद्धांत है स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन का जो दो कारक, दो खंड या दो कारक सिद्धांत जो था, स्पीयरमैन का 2 कारक सिद्धांत और थांडाई के बहुकारक सिद्धांत के बीच का सिद्धांत माना जाता है। समझ ना, थांडाई कहाँ गया, थांडाई बहुकारक या बहुखंड का सिद्धांत जो थांडाई का था, मल्टीफैक्टोरियल, ये थांडाई का था, थांडाई का, इसके और इसके बीच का सिद्धांत माना जाता है, मतलब बीच वाला माना जाता है। ओके, इनके बीच का सिद्धांत माना जाता है। जैसे थर्स्टन का ये सिद्धांत, ये सिद्धांत, ये सिद्धांत स्पीयरमैन के द्विकारक, स्पीयरमैन के द्विकारक व थार्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के बीच का सिद्धांत है। ओके, ये लिख लीजिए। ये जो इनका सिद्धांत है, स्पीयरमैन के 2 कारक सिद्धांत
दो खंड का सिद्धांत जो था स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत और थार्डडाइक के बहुकारक सिद्धांत के बीच का सिद्धांत है, बीच का सिद्धांत। ओके, हाँ, ये थार्डडाइक के मतलब जो थर्स्टन का जो सिद्धांत है, स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत और थार्डडाइक के बहुकारक सिद्धांत के बीच का सिद्धांत है। ओके, आई होप आप लोगों को हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। ओके, नमस्कार।